मैनेजमेंट एंड रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशन, रेफरल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो बेटा ये है आज का हमारा टॉपिक। आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आपको बहुत कुछ जानना है। तो इतना ज़रूर याद रखना कि मैं जो भी आपको बताऊंगा एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHO बताऊंगा कि CHO की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है सबकी। बेटा जो आप पढ़ाई करो वागड़ एक्सप्रेस, उसका इंतज़ाम मैंने कर दिया है। आप कमलेश राठौर सर पब्लिक हेल्थ की फर्स्ट क्लास नहीं ली, उसको ओपन कर दूं और सबको बंद कर दूं? ओपन में कुछ नहीं होगा बेटा, ये प्राइवेसी पॉलिसी है। सर जी सीमेंट पर काम, सीमेंट ने बेटा कमेंट लिख रहा है कि सीमेंट लिख रहा है, पता नहीं तू क्या कह रहा है। मनोज जाटव बेटा तू बता दे कैसे पढ़ाऊँ बेटा। ले तेरा कमेंट में पहले थोड़ा आराम से कर दो, तेरे कमेंट में पढ़ा मैं तो ये ले, ठीक है बच्चे। तो अब हम ये बात कर रहे हैं कि आज की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास कौन सी? अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड मैनेजमेंट रेफरल, हाँ या ना? इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जिसके हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर बच्चे? तो इसके अंदर जो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट द कॉम्प्लिकेशन नेम इज APH। APH कहते हैं एंटीपार्टम हेमरेज। क्या कहते हैं बेटा? एंटीपार्टम हेमरेज। एंटीपार्टम हेमरेज क्या होता है बच्चे? याद रखना कि आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के 28 वीक से लेकर, हाँ या ना, टिल बेबी डिलीवरी, टिल बेबी डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी तक, इन एंड आउट, या तो अंदर और या इन और आउट, एनी ब्लीडिंग in and out, any bleeding during pregnancy after 28 week till baby's birth is known as the antepartum hemorrhage। बेटा क्या कहते हैं इसको? एंटीपार्टम हेमरेज कहते हैं। क्लियर बच्चे? कुछ बुक्स में ऐसा लिखा रहता है कि 20 वीक के बाद ही आप इसे क्या बोलोगे? APH। तो ऐसा नहीं है। APH के डेफिनेशन में पीरियड ऑफ वायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीरियड ऑफ वायबिलिटी को डेफिनेशन में काउंट किया जाता है। और इंडिया के अंदर पीरियड ऑफ वायबिलिटी 28 वीक है। समझ आ रहा है बच्चे? इंडिया के अंदर पीरियड ऑफ वायबिलिटी कितना है? ये MCQ है। इंडिया के अंदर पीरियड ऑफ वायबिलिटी 28 वीक है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे US वगैरह में, वहाँ कितना है? 20 है। और WHO कैसे मानता है? WHO कंसिडर करता है 24 वीक को। समझ आया बच्चे? पर क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हमारे पास संसाधन उतने हैं नहीं कि हम 24 वीक या 20 वीक के बच्चे को बचा सकें। सो दैट्स वाई हमारे यहाँ 28 वीक के पीरियड को कहते हैं पीरियड ऑफ वायबिलिटी। तो उसके बाद अगर कोई ब्लीडिंग होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? APH। अगर 28 वीक से पहले कोई ब्लीडिंग हो रही है, अगर कोई ब्लीडिंग 28 वीक से पहले हो रही है, वो ब्लीडिंग कहलाएगी बेटा, वो कॉज कहलाएगा एबॉर्शन। क्या कहलाएगा? एबॉर्शन। अगर 28 वीक से पहले क्या हुई? ब्लीडिंग। और मैं 28 ही क्यों ले रहा हूँ? दैट इज पीरियड ऑफ वायबिलिटी। ये कैसा पीरियड है बेटा? वायबिलिटी का पीरियड है। क्लियर? तो पीरियड ऑफ वायबिलिटी को ध्यान में रखना है आपको, अगर आपको डेफिनेशन देनी है APH के अंदर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये जो APH है, इसके कॉज क्या क्या हैं? समझ आया बच्चे? तो बेटा APH के मेनली 3 कॉज होते हैं। एक होता है प्लेसेंटा प्रिविया। क्या होता है? प्लेसेंटा प्रिविया। एक होता है एबरप्टियो प्लेसेंटा, एक होता है एबरप्टियो प्लेसेंटा, और एक होता है वासा प्रिविया। समझ आ रहा है बच्चे? वासा प्रिविया। इसमें से 35% जो कॉज होता है APH का कौन होता है? प्लेसेंटा प्रिविया। 35% जो होता है वो कौन सा होता है? एबरप्टियो प्लेसेंटा। और 25 जो % है वो कौन सा है? वासा प्रिविया। और 5% में आते हैं अदर कॉजेज, और ये कितने में आएंगे? 5% के अंदर। समझ आ रहा है बच्चे? तो 4 कॉज मेनली माने जाते हैं APH के, और उन 4 कॉजों में बेटा कौन कौन से हैं? आप कम्युनिटी में इतना पोर्शन ही पढ़ाओगे क्या? मैं सारा कराऊंगा भाई, अभी पढ़ ले बेटा, कम्युनिटी की टेंशन मत ले। कम्युनिटी में जितना सिलेबस में दे रखा सारा कराऊंगा, ठीक है? अभी पढ़ाई तो करो। ये जो आप लिख रहे हो ये किसका है बेटा? ये APH का है, ठीक है भाई? APH। अब APH के अंदर बेटा क्या हो गया? APH के अंदर ये हमने कितने बता दिए? 4। समझ आ रहा है?
अब इसके अंदर वो ये पूछे कि मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन होता है एवरप्टियो प्लेसेंटा, यानी एपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, एवरप्टियो प्लेसेंटा। आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा बच्चे। तो ये 4 कॉज दे रखे हैं किसके, एपीएच के। इनमें से अगर सबसे पहले बात करूं तो मैं बात करता हूं प्लेसेंटा प्रीविया की। किसकी बात करते हैं बेटा, प्लेसेंटा प्रीविया। अब ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है उसके अंदर क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है जो अपर सेगमेंट में अटैच होना चाहिए यूट्रस के, वो यूट्रस के अपर सेगमेंट में अटैच ना होकर यूट्रस के लोअर सेगमेंट में अटैच हो जाता है, इसे प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं। व्हेन द अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा एट द लोअर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, प्लेसेंटा का अटैचमेंट यूट्रस के लोअर सेगमेंट पे होता है, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। और इसको 4 ग्रेड के अंदर डिवाइड किया गया है, दैट इज ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, ग्रेड थर्ड एंड ग्रेड 4। समझ आ रहा है बच्चे। तो ग्रेड फर्स्ट के अंदर क्या होता है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर वो नीचे है पर इंटरनल ओस तक नहीं पहुंचा है, ये जो ओस है यहाँ तक ये नहीं पहुंचा है, कौन सा, ग्रेड फर्स्ट के अंदर। ग्रेड सेकंड के अंदर ये यहाँ तक पहुंच जाता है, जिसे मार्जिनल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, मार्जिनल। तो मार्जिन तक पहुंच गया है पर ओस को कवर नहीं करता है, समझ आ रहा है। और ग्रेड थर्ड के अंदर ये ओस को कवर करता है, पर कैसा कवर करता है, पार्शियली कवर करता है, पार्शियली कवर ओस। जो ओस होता है उसे पार्शियली कवर करता है, और ये क्या कहलाता है, मार्जिन। और यहाँ करता है कंप्लीटली क्लोज, ये ओस को कंप्लीटली क्लोज करता है, कौन, दैट इज ग्रेड 4। तो बेटा ग्रेड 4 हो या ग्रेड थर्ड हो और या फिर ग्रेड सेकंड का पोस्टीरियर हो, इन 3 केस के अंदर सिजेरियन सेक्शन करना कंपलसरी है। समझ आ रहा है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन आपको ये समझ में आना चाहिए कि मैं जो आपको बात बता रहा हूँ बच्चे, इसके अंदर क्या है कि इसके ग्रेडिंग के हिसाब से आपको इसका मैनेजमेंट दिखाना पड़ेगा कि मैनेजमेंट कैसे करना है। डिलीवरी प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट क्या होता है, कोई भी प्रेगनेंसी का डेफिनेटिव मैनेजमेंट होता है डिलीवरी। किसी भी प्रेगनेंसी का डेफिनेटिव मैनेजमेंट क्या होता है, डिलीवरी होता है। तो इन दिस केस अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे मैनेज करोगे प्लेसेंटा प्रीविया को, तो डिलीवरी या मुझे बच्चा पैदा करवाना पड़ेगा, अगर वो फुल टर्म हो चुका है तो। समझ आ रहा है। तो इन दोनों केसों में तो मैं क्या करूँगा, सिजेरियन सेक्शन करना ही पड़ेगा। इसके अंदर अगर पोस्टीरियर है, कौन सा है बेटा, पोस्टीरियर, यानी प्लेसेंटा फीटस के हेड के पीछे की तरफ है, तो इस केस में भी मैं क्या करूंगा, सिजेरियन सेक्शन करूंगा। दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बच्चे। अब ये जो ब्लीडिंग होती है प्लेसेंटा प्रीविया की, ब्लीडिंग जो होती है वो पेनलेस होती है। कैसी होती है, पेनलेस ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ब्लीडिंग इसलिए होगी कि वो कंप्रेस करेगा। बात इतनी समझ में आ रही है बच्चे, बहुत बढ़िया। पोस्टीरियर टू डेंजरस, बहुत बढ़िया। स्टॉल वर्दी साइंस, सरोज धाकर, सही का बेटा। तो देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ सारी चीज़ें कि जो पेनलेस है वो ब्लीडिंग किसके अंदर है, प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर। तो प्लेसेंटा प्रीविया की ब्लीडिंग कैसी होती है, पेनलेस। अगर मैं बात करूँ एवरप्टियो प्लेसेंटा, तो एवरप्टियो प्लेसेंटा क्या होता है, प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्री मैच्योर सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा को हम क्या कहते हैं, एवरप्टियो प्लेसेंटा। और वो 3 टाइप का होता है, वो 3 टाइप का होता है। एक होता है कंसील्ड, एक होता है रिवील्ड और एक होता है मिक्स्ड। तो कितने टाइप का होता है बेटा, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, कंसील्ड होता है, रिवील्ड होता है और मिक्स्ड होता है। कौन, एवरप्टियो प्लेसेंटा। अब कंसील्ड का मतलब क्या है कि अंदर से प्लेसेंटा सेंटर पॉइंट से सेपरेट हो गया। कहाँ से हो गया, सेंटर से। और जो सेंटर से सेपरेट हुआ है तो जो ब्लीडिंग है वो यूटेराइन वॉर ऑफ प्लेसेंटा के बीच में। तो बेटा जो प्लेसेंटा ऐसे चिपका हुआ था वो प्लेसेंटा ऐसे हो गया, तो ब्लीडिंग इसके अंदर भर गई है, तो ब्लीडिंग बाहर नहीं आ रही है। तो जब ब्लीडिंग बाहर नहीं आएगी तो उसे कंसील्ड कहेंगे। जब ब्लीडिंग अगर ये मार्जिन से अलग होता, अगर ये मार्जिन से सेपरेट होता तो ब्लीडिंग नीचे की तरफ चली जाती, उसे रिवील्ड कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चे। जब कंसील्ड क्या कहते हैं कि अंदर प्रीमैच्योर सेपरेशन प्लेसेंटा हो जाए पर ब्लीडिंग बाहर ना आए, उसे क्या कहते हैं, कंसील्ड। पर अगर सेपरेशन हो और ब्लीडिंग बाहर आने लगे उसे क्या कहते हैं, रिवील्ड। क्या कहते हैं, रिवील्ड। तो कंसील्ड है और रिवील्ड है, ध्यान रखना बच्चे। कौन कौन सा है, ये कौन सा, ये है रिवील्ड, ये कौन सा है, रिवील्ड। तो ये कौन सा है, दैट इज कंसील्ड। तो कंसील्ड में ब्लीडिंग बाहर नहीं आती। हाँ या ना, अगर इसमें ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग बेटा कैसी होगी, पेनफुल ब्लीडिंग होगी। कैसी होगी, पेनफुल ब्लीडिंग होगी। बहुत बढ़िया।
सरोज धाकर गलत बोल रहा है बच्चे, रिवील्ड में ब्लीडिंग होती है, ठीक है बेटा, कंसील्ड एंड रिवील्ड याद रहेगा। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस में ब्लीडिंग है और किस में ब्लीडिंग नहीं है। अगर मिक्स्ड है तो कुछ पार्ट ब्लीडिंग होगा, कुछ पार्ट अंदर रह जाएगा, उसे क्या बोलेंगे, मिक्स्ड, जिसमें दोनों के कैरेक्टर हों। कंसील्ड प्लस रिवील्ड इज इक्वल टू मिक्स्ड। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये याद रखना कि आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लीडिंग किसके अंदर होती है, रिवील्ड की ब्लीडिंग बाहर दिखाई दी जाती है, कंसील्ड है, रिवील्ड है और मिक्स्ड है। इनमें से मोस्ट कॉमन कौन सा है? इनमें से मोस्ट कॉमन है रिवील्ड। कौन सा है? रिवील्ड। अब आपसे पूछा जाए कि सर रिवील्ड का मैनेजमेंट क्या है, तो आप अगर कोई आपसे कह रहा है कि रिवील्ड यानी एवरप्टियो प्लेसेंटा का मैनेजमेंट सिजेरियन सेक्शन है, तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। एवरप्टियो प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी कराई जा सकती है। एवरप्टियो प्लेसेंटा नॉट द इंडिकेशन ऑफ सिजेरियन सेक्शन। ये प्लेसेंटा ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सिजेरियन सेक्शन कराना जरूरी नहीं होता है, प्लेसेंटा प्रिविया में जरूरी होता है। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ वो किसके लिए बता रहा हूँ? एंटीपार्टम हेमरेज के लिए। क्लियर? अब बात करते हैं कि इस केस में अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर 28 वीक्स, अरे हाँ या ना, क्या हो रही है? ब्लीडिंग, जिसे आप क्या बोलोगे? एपीएच। बात इतनी समझ में आई बच्चे? तो एपीएच अगर आपका 28 वीक के बाद ब्लीडिंग हो रही है तो आप पर वेजाइनल एग्जामिनेशन नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना, आप ये एग्जामिनेशन नहीं करोगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ब्लीडिंग को चेक करने के लिए अगर आपको कॉज पता लगाना है तो आप सोनोग्राफी कर लीजिए, इससे बेटर है आप क्या करिए? सोनोग्राफी कर लीजिए। पर आप क्या नहीं करोगे? आप नहीं करोगे, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन इज अवॉइड करते हैं ड्यूरिंग द ब्लीडिंग। 28 वीक के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आप नहीं करोगे पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। कंफर्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे? सोनोग्राफी। बात समझ में आ रही है बच्चे? तो ये याद रखना कि आपको कैसे करना है कि इस केस के अंदर आपको सोनोग्राफी से कंफर्म करना है कि प्रॉब्लम क्या है। समझ आई मेरी बात? अच्छे से समझ आई बच्चे? बहुत बढ़िया। याद है प्लीज क्लियर। सर मिक्स्ड मोस्ट कॉमन होता है, देन क्या क्लियर धर्मेंद्र? मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? कौन सा मिक्स्ड? तो पहले मिक्स्ड नहीं होता है, मिक्स्ड होता, मिक्स्ड नहीं मिक्स्ड होता है। और क्या तू बता रहा है, पूछ रहा है? आधा ज्ञान है ना, हमेशा नुकसान करता है। जहां से पढ़ा है ना उसको पकड़ के लाना शाम को, बोलना काय को जिंदगी बर्बाद कर रहे हो तुम्हारी। समझ आ रहा है बच्चे? तो इसके अंदर पर वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? सोनोग्राफी करेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं? एक था वासा प्रिविया। कौन सा है? वासा प्रिविया। बेटा वासा प्रिविया के अंदर रिवील्ड इज मोस्ट कॉमन, ठीक है, 100%, टेंशन मत लो। मिक्स्ड नहीं होता मोस्ट कॉमन। कौन सा होता है? रिवील्ड। जो बोलता जा रहा हूँ वो सुनते जाओ, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम यहाँ पे पास बैठा कोई क्या कह रहा है उस पर ध्यान मत दो, वो खुद भटकती आत्मा है। चलो बच्चे, हाँ, तो वासा प्रिविया क्या होता है बेटा? वासा प्रिविया के अंदर क्या होता है? जैसे ये है यूट्रस, ठीक है बेटा। अब इस यूट्रस के अंदर क्या होता है कि ये एक सैक होता है जिसके अंदर बेबी होता है, ठीक है बच्चे। तो ये एक सैक है, हाँ या ना? और इस सैक के अंदर बेबी है जिसके अंदर क्या है? प्लेसेंटा बाहर जुड़ा हुआ है। समझ आ रहा है? तो अगर प्लेसेंटा, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, प्लेसेंटा से निकलने वाला अम्बिलिकल कोड, कौन बच्चे? अम्बिलिकल कोड। प्लेसेंटा से निकलने वाला अम्बिलिकल कोड अगर फीटस को जाने से पहले, अगर फीटस को जाने से पहले उस एम्ब्रियोनिक सैक से गुजरे, उस एम्ब्रियोनिक सैक से गुजरे, तो उस कंडीशन को कहते हैं वासा प्रिविया, जबकि उसको सीधा एंटर होना चाहिए था फीटस में। अगर ये प्लेसेंटा है और ये फीटस है तो इसे सीधा कनेक्ट होना चाहिए था किसको? अम्बिलिकल कोड को। ये क्या है? प्लेसेंटा। और ये क्या है? फीटस। ये क्या है? ये क्या है बेटा? प्लेसेंटा। और ये क्या है? फीटस। और ये हो गया कौन? अम्बिलिकल कोड। क्या हो गया? अम्बिलिकल कोड।
समझ आ रहा है बच्चे। तो और अम्बिलिकल कोड जो सीधा कनेक्ट होना चाहिए था फीटस से, वो सीधा कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर वो कहाँ हो रहा है बच्चे, देन इट इज फर्स्ट वो मूव करता है किस में, सैक में। उसकी ब्लड वेसल सैक में से होकर गुजरती हैं, तब वो फीटस को जाएगा। अगर सैक में से गुजरेंगी तो सैक तो रप्चर होगा, और जैसे सैक रप्चर होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, जबकि सैक रप्चर होती ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए थी। अरे है ना। और सैक का रप्चर होना फर्स्ट स्टेज में हो सकता है, सेकंड स्टेज में हो सकता है। तो इन दैट कंडीशन बच्चे फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज में जब भी होगा वो एपीएच कहलाएगा। बेबी के बाहर आने से पहले जितनी ब्लीडिंग हो रही है, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी के बाहर आने से पहले जितनी ब्लीडिंग हो रही है वो एपीएच कहलाएगी। क्या कहलाएगी, एपीएच। मैंने कहा था 28 वीक के बाद और बेबी की डिलीवरी तक जो ब्लीडिंग होती है वो क्या कहलाती है, एपीएच कहलाती है। बेबी की डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होगी वो पीपीएच कहलाएगी, पोस्टपार्टम हेमरेज। और बेबी के डिलीवरी से पहले जो होगी वो क्या कहलाएगी बेटा, एपीएच। हाँ या ना। तो वासा प्रिविया क्या होता है, एक बार दोबारा देखिए। तो बेटा वासा प्रिविया क्या होता है कि देखो ये है अम्बिलिकल कोड, मैं दिखा रहा हूं आपको अम्बिलिकल कोड, बहुत ध्यान सुनना। इस अम्बिलिकल कोड को, ये जो प्लेसेंटा से आया है बेटा, ये अम्बिलिकल कोड पहले किस में चला गया, ब्लड वेसल्स में। पहले किस में चला गया, ब्लड वेसल्स में। किस में, एमनियोटिक सैक में चला गया। तो एमनियोटिक सैक की दीवारों से होकर गुजरता हुआ ये कहां पहुंचेगा, फीटस तक। तो इसे बेटा क्या बोलेंगे, दैट इज द वासा प्रिविया। क्या कहेंगे इसको, वासा प्रिविया। समझ आए बच्चे। तो याद रखना कि when the umbilical cord is running through the wall of amniotic sac before entering into the fetus is known as vasa previa. क्या कहेंगे, the blood vessels, the vessels of umbilical cord running through wall of amniotic sac before entering in fetus, this is known as the vasa previa. क्या कहेंगे इसको, वासा प्रिविया कहा जाएगा। समझा बच्चे। तो ये जो वासा प्रिविया है इसका मतलब है कि वो कहां से गुजर रहा है, दीवारों से गुजर रहा है। किसकी दीवारों से, किसकी दीवारों से बेटा, दैट इज फॉर द एमनियोटिक सैक। किस में घुसने से पहले, फीटस में घुसने से पहले। समझ आ रहा है। तो अगर ऐसी केस मुझे देखने को मिलेगी और मैं हूँ सीएचओ और मेरी ड्यूटी लगा रखी है सब सेंटर पर, और ऐसा केस मेरे को देखने को मिल गया, या मैं पीएससी पे लगा दिया हूँ किसी ने, तो अगर मैं एज ए सीएचओ लगा हूँ और मैनेजमेंट करना है मुझे इस माता जी का जो एपीएच आई हैं, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट कर दूंगा इसकी आईवी लाइन। क्या स्टार्ट कर दूंगा, आईवी लाइन स्टार्ट, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है, तो लॉस ऑफ फ्लूइड भी काउंट करेंगे। ठीक है बच्चे। आप इसमें क्या दोगे, नॉर्मल सलाइन दे देना, या क्या दोगे, रिंगल लैक्टेट। समझ आ रहा है बेटा। या तो क्या दोगे, एज ए सीएचओ बता रहा हूँ आपको जो आप सेंटर पे हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैनेजमेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मैनेजमेंट यू विल डिस्कस फॉर नॉर्थ साइड एंड ओबीजी। मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ कि एज ए सीएचओ आपको क्या करना है। जैसे ही ऐसा केस आए आप नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट स्टार्ट कर दीजिए आईवी लाइन के अंदर। ठीक है बच्चे। और फिर आप उसको वहाँ रेफर करिए जहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की फैसिलिटी हो। तो आप इसे रेफर कर दीजिए, रेफरल फॉर, यानी फर्स्ट रेफरल यूनिट। हाँ या ना बच्चे। जहाँ पर कहाँ होगा, वेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन फैसिलिटी अवेलेबल, वेयर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अवेलेबल, जिसके लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ क्या हो, अवेलेबल, इसे वहाँ रेफर कर दीजिए। अगला पॉइंट, एक ही काम कर पाओगे और आप कुछ नहीं करना। देखो आइए माँ, उसको ब्लीडिंग हो रही है, नॉर्मल सलाइन चढ़ाइए और रेफर कर दीजिए, और बोलना कि वहाँ बोल के रख दें कौन सा ब्लड ग्रुप है, जिससे इसका मैनेजमेंट हो जाए। क्योंकि क्या पता ब्लड चढ़ाना पड़े, और अगर ब्लड इन्फ्यूज़ करना है तो ब्लड आपके पास होना चाहिए। सब सेंटर पीएससी पे ब्लड नहीं मिलेगा तो बेटर है वहाँ भेजो जहाँ मिल जाए। एज ए सीएचओ आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। समझ आ रहा है बच्चे। तो आप इसे फर्स्ट रेफरल यूनिट पर भेज देना। ठीक है, चलो आगे चलें। ओके, ये बेटा क्या था, ये हम पढ़ रहे थे एपीएच के बारे में। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट पीपीएच, पोस्ट पार्टम हेमरेज। अरे हाँ है ना।
अब पोस्टपार्टम हेमरेज क्या होता है? पोस्टपार्टम हेमरेज होता है कि बेबी की डिलीवरी जब हो जाती है उसके बाद, ध्यान सुनना जो मैं कह रहा हूँ, दैट पोस्टपार्टम एनी ब्लीडिंग आफ्टर बेबी बर्थ टू 6 वीक ऑफ एज, यानी कि जब फीटस जब बच्चा 6 वीक का नहीं हो जाता, यानी 6 वीक ऑफ एज या 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम मान लीजिए इसको, 6 वीक ऑफ पोस्टपार्टम, तो बेटा के बच्चे के पैदा होने से लेके 6 वीक तक जो भी ब्लीडिंग होगी आप उसे क्या कंसीडर करोगे? आप उसे क्या मानोगे? आंसर है पीपीएच। हाँ या ना बच्चे? बात है कितनी ब्लीडिंग होगी, बात है कितनी ब्लीडिंग होगी। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो मोर देन 500 ml होगा तो उसे कहेंगे पीपीएच। अगर सिजेरियन सेक्शन से हो रहा है तो मोर देन 1000 ml होगा, उसे कहेंगे पीपीएच। समझ आ रहा है बच्चे? तो आप ये देख लेना कि डिलीवरी कैसे हुई है। अगर नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा हो रहा है तो 500 ml से ज़्यादा लॉस हुआ है पूरे 6 वीक के दौरान, इस प्रकार की ब्लीडिंग को क्या कहा जाएगा? पीपीएच कहा जाएगा। और अगर सिजेरियन सेक्शन से बच्चा पैदा हुआ है तो 1 लीटर से ज़्यादा लॉस हो जाए पूरे 6 वीक के दौरान तो उसे कहेंगे पीपीएच। तो ये बेटा दो टाइप, ये इस बात पे डिपेंड करता है लॉस ऑफ ब्लड कितना होगा कि नॉर्मल डिलीवरी है या इसको सिजेरियन सेक्शन है। समझ आ रहा है? अगर मैं पीपीएच की बात करूं तो पीपीएच मेनली 2 टाइप के होते हैं। प्राइमरी पीपीएच होता है, अरे हाँ या ना, और प्राइमरी पीपीएच को बेटा हम क्या कहते हैं? अर्ली पीपीएच कहते हैं। समझ आ रहा है बच्चे? तो प्राइमरी को हम और किस नाम से बोलते हैं? इमीडिएट बोलते हैं। तो या तो प्राइमरी पीपीएच या इसे क्या बोलो? इमीडिएट पीपीएच। दूसरा है सेकेंडरी पीपीएच या इसे बोलते हैं लेट पीपीएच। तो दोनों ही एक ही चीज़ होती हैं, आपको कन्फ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप इतना याद रखना कि पीपीएच 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी को इमीडिएट कहते हैं और सेकेंडरी को लेट कहते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चे? अगर मैं कहूं कि सर मैं इस ब्लड को नहीं नाप पा रहा हूं कि कितना ब्लड का लॉस हुआ है, अगर मैं इसको मीज़र नहीं कर पा रहा हूं, मुझे मीज़र करने में क्या हो रही है? प्रॉब्लम हो रही है कि 600 लीटर गया है कि 600 ml गया है कि 400 ml गया है कि 200 ml गया है, अरे हाँ या ना? तो आप इतना याद रखना कि जो पैड लगाया है आपने, ब्लीडिंग होगी तो आप पैड लगाओगे ना माँ को। अगर माँ को आपने जो पैड लगाया है वो सोक हो गया, यानी पैड इज सोक, अरे हाँ या ना, लेस देन 5 मिनट, पूरा पैड फिल हो गया है 5 मिनट से कम ड्यूरेशन के अंदर आफ्टर डिलीवरी, इट इज़ नॉन एज पीपीएच। अगर एक पैड को पूरा सोक या फुल होने में 5 मिनट से कम का समय लग रहा है, 3 मिनट में फिल हो रहा है या 4 मिनट में फिल हो रहा है या 2 मिनट में फिल हो रहा है, वो पीपीएच कहलाएगा। इतना याद रखिएगा। ये तब है जब आप ब्लीडिंग को काउंट नहीं कर सकते, अमाउंट का पता नहीं लगा सकते। जब मैं ब्लीडिंग का एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं लगा पा रहा हूँ तो मैं पैड देखता हूँ कि पैड कितने टाइम में भर रहा है। अगर वो पैड फिल हो गया है लेस देन 5 मिनट तो मैं मान लूँगा कि पीपीएच है। बात इतनी समझ में आ रही है बच्चे? हाँ बिल्कुल मेडिको बेटा, बच्चे के बाद, डिलीवरी के बाद जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो पीपीएच। बेबी के बाद प्लेसेंटा आएगा, जो है सब कुछ किसके अंदर कहलाएगा? दैट इज पीपीएच। समझ आए? बेबी बर्थ से लेके कहाँ तक कहलाएगा? 6 वीक तक का। समझ आए बच्चे? तो वापस से मैंने कहा ठीक है, कितने टाइप के बता रहा था? 2 टाइप के। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी कब होता है? विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर होता है, ठीक है बेटा। और ये कब होता है? ये होता है आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे के बाद, टिल 6 वीक, और 6 वीक तक जो भी ब्लीडिंग होगी वो लेट पीपीएच कहलाएगी या क्या कहलाएगी? सेकेंडरी पीपीएच। इन दोनों में ये बताइए मुझे फटाफट, ज़्यादा सीवियर कौन है? आई वॉन्ट टू सी योर आंसर इन कमेंट बॉक्स। हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। मुझे बता दीजिए कि प्राइमरी में से और सेकेंडरी में से ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा है? फास्ट बताइए जल्दी। स्पीड स्लो रखो रामदयाल, इतना तो धीरे धीरे बोल रहा हूँ बेटा। चल ठीक है, कोई बात नहीं। फटाफट मुझे बताइए कि इन दोनों में से सीवियर कौन सा है? प्राइमरी है या सेकेंडरी है? हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऐसा कोई बच्चा ना हो जो कमेंट बॉक्स में बैठा हो और अभी तक उसने कमेंट नहीं किया हो।
और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया, ओबीजी पढ़ने का सही मज़ा लिया ही नहीं है। बिल्कुल मैंने पहले बताया था, सब्सक्राइब मतलब सफलता, लाइक मतलब रैंक। समझ में आ रहा है बच्चे? तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ कि आपसे पूछा जाए कि मोर सीवियर कौन सा है, तो बेटा आंसर है प्राइमरी पीपीएच इज मोर सीवियर देन सेकेंडरी पीपीएच। ये जो प्राइमरी पीपीएच है वो सेकेंडरी पीपीएच से ज़्यादा सीवियर होता है। क्लियर बच्चे? इसे कहते हैं कि 24 घंटे के अंदर आ जाता है, इसे बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर आता है, बट याद रखना कि ये मैक्सिमम विद इन 1 आवर आ जाता है, हाँ या ना? मोस्ट कॉमनली प्राइमरी पीपीएच विद इन 1 आवर हो जाता है, और विद इन 2 आवर प्राइमरी पीपीएच से उस महिला की डेथ हो जाती है। ये बात अंडरलाइन कर लेना। 1 घंटे के अंदर उसे प्राइमरी पीपीएच हो जाएगा और 2 घंटे के अंदर वो महिला मर जाएगी, ये बात पता होनी चाहिए। 24 घंटे तो किताबों में एक रेंज लिखी होती है, एक रेंज है कि 24 घंटे तक मानेंगे प्राइमरी पीपीएच, पर एक्चुअल में प्राइमरी पीपीएच क्या होता है? विद इन आवर होता है, और उसमें महिला की डेथ विद इन 2 आवर हो जाती है। ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। अरे हाँ ना, समझ आ रहा है बच्चे? अब बात करते हैं कि सर इसके कॉजेज़ क्या हैं। किसके कॉजेज़ क्या हैं बेटा? आंसर है पीपीएच के कॉजेज़ क्या होते हैं। तो पीपीएच के जो कॉजेज़ होते हैं वो 4T मान लीजिए आप। 4T कॉज होते हैं। आपने कहा 4T क्या है, तो TT लिख देते हैं, बाद में समझा देंगे कि TT कौन सी थी। अरे है ना, पहला T है बेटा टोन, यानी टोन क्या होगी? पुअर। अगर यूट्रस की टोन पुअर है तो उस महिला को पीपीएच होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अटोनी ऑफ यूट्रस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द पीपीएच। ऐसा कहते हैं कि 80 से 90% केसेस ऑफ पीपीएच इज कॉज्ड बाय दैट इज फ्रॉम द अटोनी ऑफ यूट्रस। 80 से 90% जो होते हैं वो अटोनी ऑफ यूट्रस की वजह से होते हैं। क्लियर है? दूसरा है ट्रॉमा, या कोई चोट लग जाए। कई बार ऐसा होता है, कोई इंजरी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पर या डिलीवरी के टाइम पर, इसलिए ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो पाती है, और प्रेगनेंसी के टाइम पर अगर डिलीवरी के टाइम पर कोई चोट लग गई है, उस ट्रॉमा से जो ब्लीडिंग होगी इट मे कन्वर्ट इनटू पीपीएच। अगला है बच्चे टिश्यू रिटेंड, यानी कि जो प्लेसेंटा है, टिश्यू मतलब प्लेसेंटा, ये जो प्लेसेंटा है वो बाहर ही नहीं आया, जो प्लेसेंटा है वो अंदर ही रह गया। पूरा प्लेसेंटा बाहर आना चाहिए था, पूरा प्लेसेंटा बाहर आना चाहिए था। अगर वो नहीं आ पाता है, कुछ पार्ट अंदर रह जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिटेंड प्लेसेंटा। और रिटेंड प्लेसेंटा की वजह से बेटा क्या हो जाएगा? परप्यूरल सेप्सिस। क्या हो जाएगा? सेप्सिस। और सेप्स की वजह से यूट्रस प्रॉपर काम नहीं करेगा, और यह यूट्रस प्रॉपर काम नहीं करेगा तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगी। एम आई राइट? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? और फोर्थ है थ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, यानी थ्रोम्बिन आपको पता है क्लॉटिंग से रिलेटेड इश्यू है। अगर क्लॉटिंग से रिलेटेड कोई इश्यू है किसी महिला को, अगर क्लॉटिंग से रिलेटेड किसी महिला को कोई इश्यू है तो उसमें पीपीएच होने के चांस ज़्यादा होते हैं। कोई पूछे ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है, आप एग्जाम्पल लिख देना, वॉन विली-ब्रांड डेफिशिएंसी या वॉन विली-ब्रांड फैक्टर डिजीज़। वॉन विली-ब्रांड फैक्टर डिजीज़ ये क्या है बच्चे? ये एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर होते हैं। अगर माता जी को ऐसा कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, इडियोसाइटिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, इसी का अगला एग्जाम्पल इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटिक परप्यूरा, ये भी किसका एग्जाम्पल है बेटा? दैट इज ब्लीडिंग प्रॉब्लम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और डिलीवरी। ये सब क्या करवाते हैं? ये सब पीपीएच करवाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे, सबको समझ में आ रहा है? सब प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, नहीं बना रहे? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है बच्चे?
अगर वो ये पूछे कि सर प्राइमरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो प्राइमरी का तो मोस्ट कॉमन कॉज है अटॉर्नी ऑफ यूट्रस। पर अगर वो सेकेंडरी पीपीएच का पूछे, किसका पूछे, सेकेंडरी पीपीएच का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है, तो टिश्यू रिटेन्ड हो जाते हैं या प्लेसेंटा रिटेन्ड हो जाता है बेटा, उसे हम मानते हैं मोस्ट कॉमन कॉज किसका, सेकेंडरी का। बात इतनी सी समझ में आई बच्चे? हर लाइन को जो मैं बोल रहा हूँ कृपया ध्यान से सुनते जाइएगा। ऐसी माँ आपके पास है और आप अपने सब सेंटर और पीएससी पे बैठे हो जहाँ रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं। अब एज ए सीएचओ आप क्या करोगे? एज ए सीएचओ आपको क्या करना चाहिए? तो बेटा एज ए सीएचओ साहब, जो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन के बैठे हो कुर्सी पे, उसके हिसाब से क्या होगा बच्चे, आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें ब्लड लॉस हो रहा है। तो बोला हाँ ब्लड लॉस हो रहा है, इससे क्या होगा सर? अगर ब्लड लॉस होगा तो इसको शॉक में चली जाएगी महिला। महिला किस में चली जाएगी? शॉक में। अब शॉक भी कौन सा होगा? शॉक भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा वाला होगा? हाइपोवॉलेमिक शॉक होगा। तो अगर महिला हाइपोवॉलेमिक शॉक में जा रही है तो मुझे इसके कैरेक्टर पता चलेंगे ना। तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि सिम्टम ऑफ शॉक क्या होते हैं, तो क्लिनिकल फीचर शॉक में कौन कौन से पाए जाते हैं, जिससे कि मैं ये पता लगा सकूं कि महिला शॉक में जा रही है या नहीं जा रही है। आई होप आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना ज़रूरी है कि शॉक के क्लिनिकल फीचर क्या क्या हैं जो सीएचओ साहब को देखने इस महिला के अंदर। सबसे पहले आप इसमें देखिएगा टैकीकार्डिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? टैकीकार्डिया। अगर माता जी को पीपीएच है तो उनमें हाइपोवॉलेमिक शॉक हो सकता है, जिसका पता मैं लगा रहा हूँ, टैकीकार्डिया है। टैकीकार्डिया में आपने कहा कितनी हार्ट रेट हो जाएगी माता जी की? मोर देन 110 बीट्स पर मिनट। याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूँ आपको, 110 बीट से ऊपर हो जाए तो हम क्या मान लेंगे? क्या मान लेंगे? टैकीकार्डिया। ऐसे मत कर देना जैसे बहुत से ज्ञानी बताते हैं कि 72 से 100 नॉर्मल है तो 101 होते ही क्या बोल दोगे? टैकीकार्डिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। टैकीकार्डिया में कोई रेंज होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलता ही है। तो कितने से ऊपर? 110 से ऊपर है तो उसे महिला में हम क्या मान लेंगे? टैकीकार्डिया। आ रही है ना? इसके बाद आप उसमें क्या देखेंगे? टैकीप्निया। उसकी रेस्पिरेशन रेट भी मुझे बड़ी मिलेगी। अब ये जो टैकीप्निया है वो भी मुझे देखने को मिलेगा। आपने कहा फास्ट हो गई है, क्या हो गई है? फास्ट। अब कितना फास्ट हो गई है? मोर देन 30 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें चल रही हैं, याद रखिएगा, कॉपी में लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आपने कहा चलो ठीक है, टैकीप्निया भी हुआ, टैकीकार्डिया भी हुआ, बीपी पे बता दीजिए, बीपी पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बेटा बीपी का तो क्या होता है? हाइपोटेंशन। क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा। समझ आ रहा है बच्चे? अब हाइपोटेंशन में क्या होगा? ब्लड ग्रुप, बेटा ब्लड ग्रुप नीचे गिरेगा। हाँ सारी क्या करेगा? ब्लड प्रेशर नीचे गिरेगा। अब ये जो ब्लड प्रेशर है वो कितना गिरेगा? बच्चे ध्यान से सुनना कि अगर जो सिस्टोलिक बीपी है, कौन सा है? सिस्टोलिक बीपी है, वो कितने से कम हो जाए? लेस देन 90 mm ऑफ Hg। ये केस पाया जाएगा बेटा किसके अंदर? हाइपोवॉलेमिक शॉक के अंदर। कि इस महिला का बीपी डाउन हो जाएगा, और डाउन में कितना? सिस्टोलिक बीपी 90 से कम हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये सारी जो कैरेक्टर है मैं किसके बता रहा हूँ आपको? मैं बता रहा हूँ शॉक के अंदर। और क्या पाया जाएगा चौथे नंबर पर इस बच्चे माँ के अंदर? क्या पाया जाएगा? हाइपोथर्मिया पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? हाइपोथर्मिया। अगर ब्लड में गर्मी होती है, कहते हैं ना खून गर्म होता है इंसानों का, तो इंसानों की गर्मी खून में होती है, और खून तो निकल लिए, ब्लड हो गया लॉस, तो गर्मी निकल गई खून के साथ। जब इंसानों के खून में गर्मी है और जब खून ही लॉस हो गया तो हीट भी लॉस हो गई, और जब हीट लॉस हो गई तो उसे क्या बोलेंगे? हाइपोथर्मिया। तो माँ की जो स्किन है वो ठंडी और चिपचिपी हो जाएगी। समझ आ रहा है बच्चे? तो माँ की जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी? कोल्ड एंड क्लेमी। समझ आ रहा है बच्चे? तो कोल्ड और क्लेमी स्किन होती है माता जी की, किस में? पीपीएच में, अगर उन्हें शॉक हो गया है तो। उसके बाद अल्टर्ड क्या हो जाएगा बच्चे? अल्टर्ड कॉन्शियस लेवल। तो ये है नंबर, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, LOC मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है भाई, ये क्या पता पाकिस्तान पहुंच जाओ।
मैं ये कह रहा हूँ LOC का मतलब है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अल्टरनेस आ जाएगी, यानी वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी हैं जो आपको देखना है एज ए CHO। ये शॉक के क्या हैं बच्चे, ये शॉक के साइन है जो आपको देखने को मिलेंगे। आई होप इतना क्लियर है बच्चे। अगर इसके बाद मैं आप क्या करूँगा बेटा, मैनेजमेंट करेंगे। अब मैनेजमेंट में आप क्या क्या करोगे, वो चीज़ें आपको देखनी है कि आप ये मैनेजमेंट करिए। अगर इनसे ठीक नहीं हो रहा है देन यू कैन गो फॉर द फर्स्ट रेफरल यूनिट, फिर आप इस बच्चे को रेफ़र कर दीजिए। तो मैं एज ए CHO आपके सेंटर पर इसका जो मैनेजमेंट है, सेंटर पर आप इसका जो मैनेजमेंट करोगे वो कैसे करोगे, किन पॉइंटों में करोगे। मैंने तुमसे पहले कहा था मैं जो क्लास ले रहा हूँ ना वो CHO के वर्क पर्पज़ के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका वर्क पर्पज़ क्या है। ठीक है बच्चे। तो ये जो सेंटर है उस पर आप बैठे हो CHO और पेशेंट मेरे पास है, तो मैं कैसे मैनेज करूँगा। सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प। आसपास अगर कोई दूसरा हेल्थ केयर वर्कर है उसे मैं बुलाऊंगा अपनी मदद के लिए, जो मुझे ट्रीट करना है। किस महिला को, PPH वाली महिला को। अर्ली साइन क्या होगा, अर्ली साइन होगा टैकीकार्डिया। समझ आए बच्चे। तो अर्ली साइन शॉक का क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया, याद रहेगा। और अर्ली साइन ब्लीडिंग होगा, ब्लीडिंग से पहले के सपने थोड़ी आ रहे हैं कि बेटा अंदर PPH हुआ है कि नहीं हुआ है। क्लियर बच्चे। तो ये क्या है, कॉल फॉर, यानी आपको बुला के रखना है किसी को जो आपकी हेल्प कर सके। उसके बाद आपको इवेलुएट ब्लड वाइटल साइन। आपको इसके वाइटल साइन क्या करने हैं, इवेलुएट। याद रखना ये कोई बुकिश भाषा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझनी है कि एज ए वर्कर आपको क्या करना है। ठीक है बच्चे। और वाइटल साइन के अंदर आप क्यों चेक कर रहे हो, क्योंकि वाइटल साइन चेक करना बनता है बिकॉज आई फील द मदर कैन गो इनटू शॉक। माता जी शॉक की तरफ जा सकती हैं, तो आप इसमें BP भी चेक करोगे, हार्ट रेट भी चेक करोगे, रेस्पिरेशन रेट भी चेक करोगे, सारी चीज़ आपको चेक करनी ही करनी है। टेम्परेचर भी चेक करोगे, तो वाइटल साइन तो चेक करना बनता है। ठीक है बच्चे। इसके बाद क्योंकि ये शॉक की तरफ जा सकता है तो मैं बेटा क्या करूँगा, स्टार्ट IV लाइन। और क्योंकि वो शॉक कौन सा है, शॉक हाइपोवॉलेमिक है, तो बेटा मैं IV लाइन स्टार्ट कर दूंगा। समझ में आ रहा है बच्चे। और IV लाइन के लिए आपने स्टार्ट किया, उसके बाद मैं इसका ब्लड लूँगा, अरे हाँ है ना, ब्लड सैंपल लूँगा फॉर क्रॉस मैचिंग, ब्लड सैंपलिंग फॉर क्रॉस मैचिंग, ये देखने के लिए कि सब ठीक है कि नहीं है, हाँ या ना, कहीं गलत ब्लड तो नहीं चढ़ जाएगा आने वाले टाइम पे। तो मुझे इसका ब्लड ग्रुप पता होना चाहिए। तो क्रॉस मैचिंग के लिए मैंने क्या ले लिया बेटा, ब्लड ले लिया इसका। समझ आ रहा है बच्चे। इसके बाद आप इसको अभी जो आपने स्टार्ट किया है IV, अब इस IV को ब्लड सैंपल लेने के बाद रैपिड कर देना, रैपिड कर देना किसको, IV को। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो उसे आप क्या कर देना, रैपिड। समझ में आ रहा है ना बच्चे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ कि आपको रैपिड करना है, तेज़ी से चढ़ाना है। PPH के अंदर जो फ्लूइड जाएगा वो तेज़ी से जाएगा। उसके बाद आप मसाज करोगे, किसको, यूट्रस को। मसाज यूट्रस। सर यूट्रस को मसाज करने से क्या होगा, यूट्रस को मसाज करने से क्या होता है कि जो यूट्रस के अंदर जो क्लॉट भरे रह गए हैं, जिसकी वजह से यूट्रस सिकुड़ नहीं पा रहा है, यूट्रस थुलथुला हो गया है क्योंकि उसके अंदर क्लॉट पड़े हैं, तो अगर आप उसे मसाज दे दोगे तो वो क्लॉट बाहर निकल जाएंगे, और क्लॉट बाहर निकल जाएंगे तो यूट्रस का साइज कम हो जाएगा, और यूट्रस का साइज कम होगा तो यूट्रस हल्का हो जाएगा, जिससे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चे। तो कोई पूछे क्यों आप मसाज दे रहे हो, तो आप आंसर लिखना, टू रिमूव क्लॉट्स फ्रॉम यूटेराइन वॉल। यूटेराइन वॉल और यूट्रस से क्लॉट को हटाने के लिए मैं क्या लगा रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ यूटेराइन मसाज। ठीक है बच्चे। तो हम यूटेराइन मसाज भी दे देंगे, CHO को सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है। अब मैं इसे क्या दूंगा, ऑक्सीजन, गिव ऑक्सीजन थेरेपी। अब माता जी को क्या चलेगी, ऑक्सीजन थेरेपी चलेगी, हाँ या ना। कितना ऑक्सीजन देना है, 6 से 8 लीटर पर मिनट, ये सब तुम्हें लिखने हैं। 6 से 8 लीटर पर मिनट देना है। और कैसे देना है, बाय मास्क। किसके थ्रू देना है, मास्क के थ्रू। समझ आ रहा है बच्चे। एक रुक मैं बता दूंगा बेटा। मसाज करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ 3rd स्टेज ऑफ लेबर।
मसाज करते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर करते हैं, ठीक है बच्चे, ये याद रखना। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमें ऑक्सीजन भी देनी पड़ेगी 6 से 8 लीटर पर मिनट बाय मास्क से, ठीक है बच्चे। उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, वापस से वाइटल साइन चेक करने हैं, फिर से क्या चेक करने हैं, वाइटल साइन के ज़्यादा कम तो नहीं हो रहे हैं कहीं, अरे हाँ है ना। एंड मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट, मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्वप्निल शर्मा, और कितना धीरे पढ़ाऊं, तू लिख तो पा रहा है ना बच्चे। तो ये मैंने बेटा क्या दे दिया, स्टार्टिंग का मैनेजमेंट मैंने आपका दे दिया, और मैंने ये कोशिश की कि जो प्लेसेंटा है वो निकल जाए। मैंने ये कोशिश की इन सब मैनेजमेंट को देकर कि जो प्लेसेंटा है वो निकल आए। अगर वो प्लेसेंटा नहीं निकलता या निकलता है वो बात की बात है। तो ये मेरा सारा जो मैनेजमेंट था वो इसलिए था कि प्लेसेंटा बाहर आया है या वो नहीं आया है। हो सकता है प्लेसेंटा डिलीवर्ड हो जाए और हो सकता है प्लेसेंटा डिलीवर्ड ना हो। किसके बाद, जो आपने मैनेजमेंट किया है उसके बाद। समझ आई मेरी बात। तो अगर मैंने जो मैनेजमेंट किए हैं इसके बाद, मेरे मैनेजमेंट के बाद दो केस बनेंगे, या तो प्लेसेंटा नॉट डिलीवर्ड, प्लेसेंटा डिलीवर्ड ही नहीं हुआ, और या फिर क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा डिलीवर्ड, या प्लेसेंटा क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड। समझ आ रहा है बच्चे? ओके। रोज एक ही क्वेश्चन पूछते हो, एग्जाम हिंदी में आएगा कि इंग्लिश में आएगा, मतलब तुम सोचो। पर क्लास के अंदर कुछ बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा। तुम एग्ज़ाम देना भी मत, मैं लिटरली बता रहा हूँ। हो सकता है तुम्हें थोड़ा बुरा लग जाए, रोज़ एक ही सवाल। तुम्हारा IQ स्तर क्या है, मतलब किस IQ के इंसान हो तुम, कि तुम्हें रोज़ एक ही सवाल पूछना होता है कि हिंदी में आएगा इंग्लिश में आएगा। दोनों में आ जाए ना तो भी सॉल्व नहीं होगा। पढ़ाई पे ध्यान दो, जिसमें आएगा उसमें टिक कर देना, नहीं आएगा तो 9 शर्ट पढ़ लेना, वो इंग्लिश में आएगा। ठीक है बच्चे। तो प्लेसेंटा नॉट डिलीवर, अगर प्लेसेंटा डिलीवर्ड नहीं हुआ तो इसे बेटा क्या बोलोगे, इसे बोलेंगे रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या बोलेंगे, रिटेन्ड प्लेसेंटा। और अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा हुआ है, बच्चे ध्यान से सुनना, देन जब हम क्या लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे किसका, ऑक्सीटोसिन का। अगर वो प्लेसेंटा नहीं निकला तो हम किसका इंजेक्शन लगाएंगे, ऑक्सीटोसिन का। समझ आए बच्चे। और ये जो फिर आप इसको ड्रिप में भी चालू करोगे, किसको, ऑक्सीटोसिन को। 20 इंटरनेशनल यूनिट आप ड्रिप में चालू करोगे 500 ml RL में। समझ आ रहा है बच्चे। तो बिना, हाँ ये कौन है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं, लीलू टाग, बहुत बढ़िया। मतलब इतने क्रांतिकारी बच्चे आते हैं, कहीं तो मैं सोचता हूँ कि यार ये नर्सिंग में आए कहाँ से, इन्हें तो कहीं और होना चाहिए था। इतने मेधावी छात्र हैं कि इमरजेंसी में ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा है जिससे कि PPH कम हो जाएगा। बहुत बेटर, बहुत शानदार। तो बच्चे तेरी सोच को सलाम है मेरा। कोई बात नहीं, नर्सिंग नहीं हुई है तो कोई बात नहीं। इस सवाल को अगर ब्रेस्ट फीडिंग से तुम्हें लग रहा है PPH बंद हो जाएगा, PPH प्रिवेंट होता है, बंद नहीं होता है, और तुम्हें लग रहा है बंद हो जाएगा, तो अगली पंचवर्षीय योजना तैयार है तुम्हारे लिए। ठीक है बेटा। तो आपको ड्रिप में क्या डालना है, आपको ड्रिप में डालना है 20 इंटरनेशनल यूनिट डालनी है, और 500 ml में क्या देना है आपको। समझ आ रहा है बच्चे। और उसके बाद, इसके बाद आप इसे रेफ़र कर दीजिए, रेफ़र कर दीजिए फर्स्ट रेफरल यूनिट में। समझ में आ रहा है। अगर वो डिलीवर्ड नहीं हुआ है तो, हाँ या ना। अगर वो डिलीवर्ड हो गया है तो ये देखिए पार्शियल डिलीवर हुआ है या कंप्लीटली डिलीवर्ड हुआ है। अगर पार्शियली है या कंप्लीटली है, ये देखिए आपके पूर्ण रूप से डिलीवर्ड हो गया है या कंप्लीटली है। अगर कंप्लीटली हो गया है देन प्रॉब्लम इज सॉल्व। ठीक है बच्चे। अगर कंप्लीटली हो गया है फिर तो प्रॉब्लम है नहीं। अगर पार्शियल हुआ है देन फिर आप इसे क्या करोगे बच्चे, आप इसको वापस से उसे निकालने की कोशिश करोगे
जो प्लेसेंटा अंदर रह गया है, बट अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ मेडिकल ऑफिसर। तो फिर हम ट्राई करेंगे टू रिमूव रिटेन्ड प्लेसेंटा। फिर मैं इसको रिटेन्ड प्लेसेंटा को निकालने की कोशिश करूंगा। बात समझ में आ रही है बच्चे? ऑक्सीटोसिन आईएम भी देते हैं बेटा ड्रिप में, देवेंद्र आईएम भी देते हैं स्टेट, और आप इसे ड्रिप में भी देते हैं, ठीक है बच्चे? क्योंकि आप भी चाहते हो कि धीरे धीरे ही कॉन्ट्रैक्शन हो, आप भी नहीं चाहते कि एक साथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। एक साथ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो समस्या माँ को बढ़ जाएगी। तुम्हारा क्या है, तुम तो देख के निकल लिए हैं करके कि माँ निबट गई, इतना नहीं है। तो जो दवाई वैसे दी जानी चाहिए वैसे ही दी जानी चाहिए। अब तू कहेगा कि ऑक्सीटोसिन ड्रिप में ही क्यों दे रहे हैं, कल तू बोलेगा कि तू फ्रेश नीचे से क्यों होता है, ऊपर से क्यों नहीं होता है। क्वेश्चन तो कुछ भी बन जाते हैं ना। तो ऐसा नहीं है, जो जहाँ की जगह है वहीं से दिया जाएगा। आईएम भी देते हैं, स्टेट देते हैं, ठीक है बच्चे? पर इसे यूजुअली आईवी में यूज, किसमें, इन्फ्यूजन में यूज करते हैं, जैसे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन धीरे धीरे हो। इतने क्रांतिकारी मत सोचो। समझ आ रहा है बच्चे? तो ये मैनेजमेंट कर रहे हैं हम, किसका? हम मैनेजमेंट कर रहे हैं बच्चे, किसको? दैट इज़ फॉर पीपीएच का। मैंने बता दिया कि नहीं डिलीवर हुआ तो ऑक्सीटोसिन देंगे, उसके बाद हम इसे रेफ़र कर देंगे। डिलीवर हो गया तो ये देख लेना कि कहाँ से, मतलब पूरा निकला है कि आधा निकला है। आधा निकला है तो निकाल लीजिए, पूरा निकला तो बहुत बढ़िया बात है, पार्टी करो, एंजॉय। और कहना आज मैंने डिलीवरी कराई है पहली, और माता जी को मैंने पीपीएच से बचा लिया। तुम वास्तव में कहलाओगे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। ठीक है बच्चे? चलो, इसके बाद अगर आपको इसको रेफ़र करना है, जैसे बताया था, तो स्टेप्स ऑफ रेफ़र देख लीजिए। अगर आप इसको रेफ़र करने जा रहे हैं तो इसके स्टेप्स क्या क्या होंगे वो देखते हैं एक बार। स्टेप्स कौन कौन से रेफरल के बच्चे? तो सबसे पहले रेफरल शुड बी मेड बाय रेफरल स्लिप। आप जब इसे रेफ़र कर रहे हो तो एक रेफरल स्लिप बना देना, उस पर सारी चीज़ें लिख देना जो आपने किए हैं। समझ आए बच्चे? तो एक रेफरल स्लिप या नोट इसके साथ जाएगा, हाँ या ना? विच इंक्लूड योर ऑल, विच इंक्लूड योर और मैनेजमेंट। जो भी आपने मैनेजमेंट किया वो आप इस पर लिख दीजिए और आप ये रेफरल नोट्स का है ना रेडी कर दीजिए। अगर हो सके तो पेशेंट के साथ किसी हेल्थ वर्कर को भेज दीजिएगा, हाँ या ना? इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो बोला कोई नहीं है तो तुम जाके बैठ जाओ गाड़ी में, एम्बुलेंस तो जा ही रही है, किराया तो लगेगा नहीं, तो तुम वहाँ जाके आ जाना, लौट आना, इसी बहाने तुम्हारा घूमना भी हो जाएगा। बहुत दिन से वहीं गाँव में पड़े हो तो थोड़ा शहर घूम लो। तो तुम जाके बैठ जाना कि मैं ही जा रहा हूँ, मैं जान पे ये रिस्क मैं लेने को तैयार हूँ। तो इफ़ पॉसिबल हेल्थ केयर वर्कर शुड गो अलोंग विद मदर, अलोंग विद पेशेंट कर लेते हैं, तो पेशेंट के साथ वो चला जाएगा। ठीक है बच्चे? ठीक है। एंड उसके बाद क्या करोगे आप? टेलीफोन, मतलब आपको, या अगर आपके पास वो नंबर है जहाँ आप उसे रेफ़र कर रहे हो, उसका कोई कांटेक्ट नंबर है तो कह देना कि साहब हाँ बोला आ रही है, संभाल लेना है इसको। समझ में आ रहा है? तो आपको आगे मैसेज कन्वे करना है अगर पॉसिबल है तो। क्यों? क्योंकि वो ब्लड का अरेंजमेंट करके रखेगा भाई, इसको ब्लड चढ़ना है। आप सडनली जाके खड़ा करोगे, लो में आ गया तो फिर लो आ गया तो बैठो। समझ में आ रहा है ना? तो लो में आ गया मतलब है कि आप अगर कोशिश करो कि कोई किसी तरीके से, आजकल तो मोबाइल के ज़माने हैं, तो आप इसे मैसेज कर दीजिए पेशेंट आने वाला, ब्लड ग्रुप ये है और मैं इसकी प्रॉब्लम ये थी तो मैं ला रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, आप ब्लड का अरेंज कर लीजिएगा। तो मैसेज कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट रेफरल यूनिट अबाउट ब्लड ग्रुप एंड कंडीशन। ब्लड ग्रुप और कंडीशन क्या है इस माता जी की, उसके बारे में आप इसे क्या कर दीजिएगा, आगे कन्वे कर दीजिएगा कि ऐसे ही संभावना इसके अंदर है। बात इतनी सी समझ में आई बच्चे आपको? तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको किसका मैनेजमेंट करना है बेटा? पीपीएच का। तो पीपीएच के मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। क्लियर है? तो पहले हमने क्या पढ़ा? एपीएच पढ़ा, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? पीपीएच पढ़ा। समझ आ रहा है ना? ऐसा हो सकता है कि अगर जो रिटेन्ड प्लेसेंटा है, ये भी सुन लीजिए,
अगर जो रिटेन्ड प्लेसेंटा अंदर रह गया था, रिटेन्ड प्लेसेंटा ने क्या करवा दिया है, इन्फेक्शन। क्या करवा दिया, इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन की वजह से भी ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही है, हाँ या ना। तो फिर आप इसे इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के लिए बच्चे क्या क्या दोगे, एम्पिसिलिन। क्या दोगे बेटा, एम्पिसिलिन। ठीक है बच्चे। इसके बाद जेंटामाइसिन। एम्पिसिलिन और जेंटामाइसिन एंड मेट्रोनिडाजोल, ये भी आप दे सकते हो, मेट्रोनिडाजोल। ये 3 दवाइयाँ देनी हैं इन्फेक्शन के केस में। अगर रिटेन्ड प्लेसेंटा है तो आप याद रखना, एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल, ये 3 मेडिसिन आप दोगे इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए। इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा तो ब्लीडिंग भी बंद हो जाएगी। बात इतनी समझ में आ रही है? स्टार में नोट सेट की तैयारी कर रही हूँ, बहुत बढ़िया बच्चे। सर आप गुस्सा हो गया? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं हूँ मैं ठीक हूँ बच्चे। हाँ बच्चे, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ। मिथार्जिन दे सकते हैं क्या सर? मिथार्जिन दे सकते हैं, बट अच्छा ऑक्सीटोसिन है। मिथार्जिन बुरा नहीं है, बट ऑक्सीटोसिन बेटर होता है। ड्रग ऑफ चॉइस कोई पूछे आपसे पीपीएच का, तो बेटा ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। कौन होता है? ऑक्सीटोसिन। मिथार्जिन अच्छा है, नो डाउट। मिथार्जिन को मैजिकल ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं? मैजिकल ड्रग कहते हैं। किसके लिए? पीपीएच के लिए। ये एक जादुई दवा है, बहुत अच्छा असर है इसका। बस प्रॉब्लम ये है कि हर माँ को नहीं दे सकते। ये उस माँ को नहीं दी जा सकती जिसको हाइपरटेंशन है। ये उस माँ को नहीं दे सकते जिसको दूसरी कोई और हार्ट प्रॉब्लम है। ये उस माँ को नहीं दे सकते जिसके अंदर RH इनकम्पेबिलिटी वाली प्रेगनेंसी हो। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं जिसमें ये मिथार्जिन नहीं दे सकते। बाकी असर बहुत अच्छा है इसका, पर बस प्रॉब्लम यही है कि हर माँ के लिए नहीं बनी हुई। कौन? मिथार्जिन। इसलिए हर के लिए कौन बना है? ऑक्सीटोसिन सब के लिए है, और जो सब के लिए होता है वही ड्रग ऑफ चॉइस होता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है मेरी बात बच्चे। तो मैंने जो बताया आपको किसके बारे में बताया बेटा? पीपीएच के बारे में। क्लियर? ठीक है बच्चे, चलो इसके बाद नेक्स्ट आफ्टर, अब हम पहले क्या पढ़ चुके थे? एपीएच, फिर पढ़ चुके हैं पीपीएच। अब नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। रिटेन्ड प्लेसेंटा को पढ़ने से पहले एक बार आप ये देखिए कि मैंने आपको ये बताया था कि पीपीएच में बाई मैनुअल कंप्रेशन भी करते हैं, कहते हैं ना मसाज करते हैं। हाँ, मसाज के लिए बाई मैनुअल कंप्रेशन और कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन, 2 चीज़ें एक बार मैं वापस बता दूं, इसे बाद में समझा दूंगा। पीपीएच के लिए और इससे प्रिवेंट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत यूजुअली काम में आती हैं। कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन, कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन, और एक होता है बाई मैनुअल कंप्रेशन। क्या होता है? बाई मैनुअल कंप्रेशन। समझ आ रहा बेटा? तो बाई मैनुअल कंप्रेशन होता है और कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन होता है। एक देखो, अगर आप प्लेसेंटा को नहीं निकाल रहे हो, तो प्लेसेंटा अगर नहीं निकल रहा है तो सेल्फ वो अपने आप बाहर आएगा। प्लेसेंटा अगर अपने आप बाहर आ रहा है तो उसको अपने आप बाहर आने में 30 मिनट तक का टाइम लग सकता है मैक्सिमम। अरे हाँ ना। पर अगर आप खींच के निकालोगे, आप उसे कंट्रोल कोल्ड ट्रैक्शन दोगे, तो वो 5 से 10 मिनट में बाहर आ जाएगा। अब आप बता दीजिए कौन सा बेटर है, 30 मिनट में बाहर आए कि 5 से 10 मिनट में बाहर आए? अपने आप निकलने देना चाहिए या हमें खींच के निकालना चाहिए? फटाफट आंसर करो। अपने आप निकलना आना चाहिए या हमें खींच के निकालना चाहिए? बताओ फटाफट बच्चे।
फटाफट बताओ, एक्टिवली हमें निकालना चाहिए या ये खुद निकलना चाहिए? मतलब अपने आप निकलने, तो तुम क्या करो, तुम लेट जाओ वहाँ जाके कि बोला अपने आप बाहर आ जाएगा, और बाहर आएगा तो बुला लेगा। फटाफट बताइए बच्चे, अपने आप निकलने देना चाहिए या हमें हमें सीसीटी करना चाहिए, कंट्रोल को ट्रैक्शन करना चाहिए? बिल्कुल बच्चे, आपको अपने आप नहीं निकलने देना है। अपने आप निकलने देना है तो तुम कर क्या रहे हो, घर चले जाओ, बेबी अपने आप हो जाएगा। अब अपने आप ही करवा रहे हो सारे काम, तो ऐसा करो, माँ को एडमिट करो, तुम घर निकल लो, सुबह आ जाना, बेबी डिलीवर होगा, मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है, आपको खींच के निकालना पड़ेगा, और आप खींच के निकालोगे तो आपको निकालने में कितना लगेगा, 5 से 10 मिनट। और इसे कहते हैं CCT, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन। निकालने का तरीका देख लीजिए, कोड अम्बिलिकल कोड को पकड़कर एक हाथ से और दूसरे हाथ से फंडस वाले पार्ट को सपोर्ट देकर ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचते हैं उसको, जिससे कि वो बाहर आ जाए। ऐसा मत कर देना कि ये लो खींच के बाहर, बोला पता पड़ा यूट्रस हाथ में आके निकल के। इतना भी चीता नहीं बनना है। मैंने टाइम लिखा था, 5 से 10 मिनट लगने चाहिए निकलने में। धीरे धीरे, जेंटली, जेंटली समझते हो, जेंटली मतलब धीरे धीरे, धीरे धीरे आपको खींचना है, और धीरे धीरे खींच के आपको इसको बाहर निकालना है। तो जेंटली आप इसे बाहर निकाल लीजिए, बहुत बड़ी तरीके से बाहर आ जाएगा। समझ आई बच्चे? पर आप ऐसा नहीं कि एक झटके से मत खींच देना, और बहुत टाइम भी नहीं लगना चाहिए कि पता पड़ा आर पार ही कर दो कि बोला ये ले, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बोला बार बार ये प्रेग्नेंट होके आ जाती है और चौथी 5वीं डिलीवरी है इसकी, इसने परेशान कर रखा है, ला हटा यूट्रस ही बाहर खींच डालो। तो यूट्रस ही नहीं रहेगा तो प्रेग्नेंट कहाँ से होगी? तो ऐसा भी नहीं करना है, आपको जेंटली ही से खींचना है। एक मैंने क्या बताया था, बाई मैनुअल कंप्रेशन। क्या बताया था बेटा? बाई का मतलब 2, मैनुअल यानी कि आप अपने दोनों हाथों का यूज कर रहे हो, बाई मैनुअल कंप्रेशन। और बाई मैनुअल कंप्रेशन किस में काम आता है? PPH से बचाने में। ये एक मसाज करता है किसकी? यूट्रस की। समझ आ रहा है बच्चे? तो आपने कहा कि ये भी सही तरीका है। हाँ, तो ये भी सही तरीका है। आपने कहा ये क्या कर दिया कि बोला हाथ अंदर है इसका, अब इसका हाथ यूं अंदर नहीं गया है, ऐसे मत कर देना। समझ में आ रहा है तुम भाई? देखो, बोला ऐसा ही तो बताया था आपने, मैंने यूं नहीं बताया था कि यूं घुसाना है इस हाथ को, आपको हाथ यूं ही जाएगा, अंदर जाके ऐसे होगा ये। ए पहलवान, समझ रहा है भाई तू? ऐसे नको अंदर एंटर करा मियाँ, ऐसे एंटर नको कराते आप, पहले हाथ को सीधा एंटर कराते, उसके बाद अंदर जाके फिस्ट बनाते, और फिर आप इसे मैनुअली कंप्रेस करते, जिससे कि जो क्लॉट है वो निकल के बाहर आ जाए। क्लॉट निकालने हैं, समझ आए? अंदर बॉक्सिंग नहीं करनी है आपको, कैसे सीधा ही चले जाओ डायरेक्ट ही, ऐसे नहीं करना है भाई। समझ आए बच्चे? तो आप इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं मैनुअल कंप्रेशन। बहुत बढ़िया, समझ आ रही चीज़ें? एक से एक नंबर। चलो और बताइए, अब हम कर रहे हैं कौन सा बच्चे? नंबर 3 पे हम पढ़ रहे हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। कौन सा है? रिटेन्ड प्लेसेंटा। मतलब कई जो लाशें पड़ी थी वो जागने लग गई, मैं कह रहा हूँ ना। तो ऐसा ये बच्चे, देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, लाइक नहीं करा, तो वो फटाफट कर दीजिए। कोई पंडित मुहूर्त नहीं निकालेगा तुम्हारा, तुम्हें ही करनी है, और तुम्हारा ही जिले में समझ आ रहा है ना? तो फटाफट सब लोग कर दीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिना रुके। और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो किस बात का वेट कर रहे हैं? CHO का रिजल्ट आने का, फेल होने का? फटाफट इसे आप लाइक करिए। फिर मैं आपके लिए बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट करने वाला हूँ। क्लास के लास्ट में आपके लिए बहुत शानदार अनाउंसमेंट होगा। तो अगर आप अनाउंसमेंट सुनना चाहते हो अच्छे से, और आप जानना चाहते हो, तो सब बच्चे क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है बच्चे? एक बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट होने वाला है आपके लिए आज। ठीक है? और अनाउंसमेंट क्या होगा? बहुत ही ऐतिहासिक। आपको लगेगा जीनोमिक कितना कुछ कर रहा है आपके लिए, मतलब हम कितना कुछ करना चाहते हैं आप लोगों के लिए, और वो भी आप समझो चीज़ों को, आपको
बहुत अच्छे से। तो रिटेन्ड प्लेसेंटा क्या होता है बच्चे? रिटेन्ड प्लेसेंटा मैंने नाम बताया था कि प्लेसेंटा बेटा अंदर ही रह गया, हाँ या ना? कुछ पार्ट प्लेसेंटा का अंदर रह जाता है, कोई जरूरी नहीं कि पूरा पार्ट ही बचे, कोई थोड़ा सा पार्ट भी अगर अंदर रह गया है तो उसे क्या बोलोगे? रिटेन्ड प्लेसेंटा, हाँ या ना? अगर 1 घंटे के अंदर, अगर विदिन 30 मिनट्स, अगर विदिन 30 मिनट्स, याद रखना, प्लेसेंटा नॉट फुली डिलीवर्ड, अगर प्लेसेंटा पूर्ण रूप से डिलीवर्ड नहीं हुआ, समझ आए बच्चे? आज की क्लास तो प्राइवेट होगी 100%, मैं कह रहा हूं ना, क्लास से रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं है, अनाउंसमेंट क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो इतना खुश मत हो, ये सब बच्चों के लिए जो मैं बताने जा रहा हूं। बस क्लास एंड होने का वेट करो, मैं आपको बताऊंगा कि क्या अनाउंसमेंट है। तो विद इन 30 मिनट प्लेसेंटा अगर पूरी तरह से डिलीवर्ड नहीं हुआ तो कुछ पार्ट बॉडी के अंदर रह गया, उसे कहते हैं रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या कहते हैं बेटा? रिटेन्ड प्लेसेंटा। तो आपको रिटेन्ड प्लेसेंटा ना हो, तो रिटेन्ड प्लेसेंटा ना हो इसके लिए आप क्या करते हैं बच्चे? हमेशा याद रखना, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर is prevent from retained placenta, रिटेन्ड प्लेसेंटा से बचाता है बेटा कौन? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। उसके अंदर क्या क्या आते हैं? किसके अंदर? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर के अंदर पहले आते हैं ऑक्सीटोसिन। हम बेटा किसका यूज करते हैं? ऑक्सीटोसिन का। डिलेड कोड क्लैंपिंग, डिलेड कोड क्लैंपिंग, समझ आ रहा है? नंबर 3 पे कंट्रोल्ड कोड ट्रैक्शन, समझ आ रहा है? और फिर है बाई मैनुअल कंप्रेशन। ये है बेटा एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। बच्चे ये याद रखिएगा, ये बहुत हेल्प करता है रिटेन्ड प्लेसेंटा से बचाने के लिए, हाँ या ना? तो आपको कैसे देना है? अगर आप ऑक्सीटोसिन की बात कर रहे हो तो बेटा ऑक्सीटोसिन आपको देना कैसे है? देखो, सबसे पहले तो आप इसे इंजेक्शन में दे दीजिए, IM दे देना 10 इंटरनेशनल यूनिट, क्लियर बच्चे? फिर आप इसे दोगे 20 इंटरनेशनल यूनिट 500 नॉर्मल सलाइन के अंदर। किसके अंदर? 500 नॉर्मल सलाइन या रिंगल लैक्टेट के अंदर दोगे। और कितना ड्रॉप जाएगी बेटा? 40 से 60 ड्रॉप्स, 40 से 60 ड्रॉप्स जाएंगी पर मिनट। याद रखिएगा, बहुत धीरे धीरे जाना चाहिए। कौन? दैट इज द ऑक्सीटोसिन, क्लियर? इसके बाद अरेंज ब्लड, ब्लड को अरेंज करिए और ब्लड जो दे सकते हैं उनको अरेंज करिए। फिर आप इसे क्या दोगे बच्चे? फर्स्ट डोज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, बताए थे मैंने अभी, फर्स्ट डोज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक पहला डोज आप उसका, जैसे कि बताया था, जेंटामाइसिन, एम्पिसिलिन और मेट्रोनिडाजोल, वो आपको देने हैं। समझ आ रहा है बच्चे? और अगर प्लेसेंटा छूट कर आ गया है नीचे, और नीचे आ गया है, निकल नहीं रहा, तो फिर तो निकाल ही लीजिए। पर अगर नीचे आके निकल नहीं रहा, देन आप इसे क्या करोगे? फर्स्ट रेफरल यूनिट को क्या कर दोगे? रेफर। क्या करोगे? फर्स्ट रेफरल यूनिट को क्या कर दोगे? रेफर। किसको? माताजी को। किनको? जिन्हें रिटेन्ड प्लेसेंटा है, जिन्हें क्या है बच्चे? रिटेन्ड प्लेसेंटा है। समझ आए बच्चे? ठीक है।
रिटेन्ड प्लेसेंटा के अंदर क्या होता है, अगर मैं कहूँ कि ये प्लेसेंटा, ये यूट्रस की वॉल है, ये यूट्रस की वॉल है और कुछ पार्ट प्लेसेंटा का रिटेन्ड रह गया, कुछ पार्ट चिपका रह गया, किससे, एंडोमेट्रियम से, डेसिडुआ बेसिलस से, तो दैट इज द कंडीशन इज नॉन एज रिटेन्ड प्लेसेंटा। और ये जो रिटेन्ड प्लेसेंटा है इसको बाहर निकालना जरूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन करेगा, हाँ या ना, और वो क्या करवाएगा, पीपीएच। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर 3, इसका नाम था रिटेन्ड प्लेसेंटा। क्या था बेटा, रिटेन्ड प्लेसेंटा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। आफ्टर दैट वी आर डिस्कसिंग इज प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, या मैं कहूँ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। अब ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, इसके अंदर हम दो चीज़ें पढ़ेंगे, कौन कौन सा, प्री एक्लेम्सिया और एक हम पढ़ेंगे एक्लेम्सिया। कौन कौन सा पढ़ेंगे, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, याद रहेगा बच्चे। तो प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया के अंदर क्या क्या फ़र्क है, देखो बच्चे, प्री एक्लेम्सिया के अंदर क्या होता है, हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन प्लस प्रोटीनयूरिया को बेटा क्या कहते हैं, प्री एक्लेम्सिया। और प्री एक्लेम्सिया प्लस कन्वर्जन को हम कहते हैं एक्लेम्सिया। आप इस बात को बहुत आसानी से समझ लीजिए कि ऐसा हाइपरटेंशन जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है और उसमें माताजी को यूरिन में प्रोटीन जा रही है, वो केस कहलाएगा एक्लेम्सिया का, प्री एक्लेम्सिया का। प्री एक्लेम्सिया में कन्वर्जन ऐड हो जाए, सीजर ऐड हो जाए, तो बेटा वो कहलाता है एक्लेम्सिया। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा बच्चे। तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई है, क्या करें, ओके मैं तो पढ़ाई कर ले बेटा, तू पहले मेडिको 2mg, ठीक है चलो अच्छी बात है। तो प्रीक्लेम्सिया के अंदर हाइपरटेंशन होता है और क्या होता है, प्रोटीनयूरिया। अब बात करते हैं हाइपरटेंशन कैसे होता है। तो बेटा एक बात आप समझिए, हाइपरटेंशन को आप सडनली मत बोल देना कि हाइपरटेंशन ही है सीधा, हाँ या ना। सपोज करो माताजी ओपीडी आई है, सपोज करो माताजी ओपीडी आई है, ओपीडी माताजी और आपकी ड्यूटी वहीं लगी हुई है सीएचओ में, आप कुर्सी बैठे हो। माताजी बहुत दूर से चल के आई हैं, माताजी बहुत दूर से चल के आई और बोली कि थोड़ा देखना मेरे को बीपी का समस्या लगता है। आपने उसका बीपी चेक किया तो बीपी मोर देन 140/90 आया, आपने तुरंत लिख दिया इसको प्री एक्लेम्सिया है। इतना भी जरूरी नहीं था, माँ चल के आई है, बीपी तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तुरंत डायग्नोस नहीं करते। अगर पहले ही रीडिंग में, अगर फर्स्ट रीडिंग में बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो सेकंड रीडिंग लेना कंपलसरी है। और बात यह है कि सर सेकंड रीडिंग कब लोगे, आफ्टर 4 आवर, 4 घंटे के बाद इसका दोबारा बीपी चेक किया जाएगा। समझ आ रहा है बच्चे, अगर 4 घंटे बाद दोबारा बीपी चेक करा और फिर ये कितना आया, मोर देन 140/90, फिर आप कहोगे कि दैट इज प्री एक्लेम्सिया, अगर वो प्रोटीनयूरिया भी दिखा रही है। नहीं तो इसे कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्या कहेंगे, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ऐसा भी हो सकता है माँ चल के नहीं आई, आपने कहा माँ तो बहुत देर से यहीं बैठी थी, चली नहीं है, बैठी थी। हो सकता है तुम आज बहुत हॉट लग रहे हो, तुमने क्लीन शेव किया है, तुमने बाल वालों में शैम्पू किया है, एप्रन पहन के, गले में स्टेथोस्कोप, तुम एकदम हॉट लग रहे हो, तुम्हें को देख के माँ का बीपी बढ़ रहा हो। अब इतना सुंदर कोई नौजवान दिखेगा तो हो सकता है माँ का बीपी बढ़ जाए, तो इतना कोई सीरियस नहीं होना है कि एक ही रीडिंग में आप तुरंत क्या कर दो, डायग्नोस, क्या इसको प्री एक्लेम्सिया है। ऐसे जल्दबाजी न करो भाई, थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे एक बार दोबारा चेक करो, हो सकता है कि वो नॉर्मल हो जाए। समझ में आ रहा है बच्चे। तो ऐसा नहीं है, 30 मिनट नहीं करते, वो लोग 10 से 15 घंटे वेट कर रहा, वो कौन वेट कर रहा है, मास्टर माइंड।
चलो बहुत बढ़िया। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग शर्मा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा। अरे ऐसा तुम्हें खुद की परवाह ही नहीं है, तुम कितने स्मार्ट हो पता भी नहीं तुम्हें बे। बहुत से लोगों का बीपी बढ़ जाता है तुमको देखकर। तुम बहुत बड़े मतलब अपने आप में एक स्मार्ट पर्सन हो और बहुत बड़ी तुम्हारी ख्याति है, तो तुमसे तो थोड़ा बहुत बीपी बढ़ेगा ही महिला का। तो ऐसा भी मत सोचना कि सीधा ही हो जाए, हाँ या ना। अब हमने कहा चलो ठीक है, बीपी भी बढ़ गया और प्रोटीन यूरिया भी हो गया, तो आप इसे क्या बोलोगे? प्रीएक्लेम्सिया बोलोगे। क्वेश्चन ये है कि सर प्रीएक्लेम्सिया क्यों हुआ? तो बेटा प्रीएक्लेम्सिया क्यों होता है, इसके लिए आप इस प्रकार मानिए, इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि जो प्लेसेंटा की प्रॉब्लम है, ये जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होते हैं ना, ये प्लेसेंटा की प्रॉब्लम होती है। प्लेसेंटा का डिस्फंक्शन होता है ना, तब मेरा कैसा होता है, और यूजुअली 20 वीक के बाद होता है। 20वां वीक जो होता है वो सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, तो ये प्रॉब्लम सेकंड ट्राइमेस्टर की है। समझ में आई मेरी बात? इसके अंदर बच्चे क्या होता है, इसके अंदर जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, आपको अच्छे से पता है ये बात कि स्पाइरल आर्टरी, देखो अगर तुम ये कहो कि मैं बेसिक तुम्हें एनाटॉमी पढ़ाऊँ तो वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ये जो स्पाइरल आर्टरी होती हैं, ये इसकी आर्टरी की 3 लेयर होती हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर, हाँ या ना बच्चे। और जो मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया। ये किसकी बनी होती है? ये मसल्स की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मसल्स की। तो जो ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, क्या होते हैं? ट्रोफोब्लास्ट, इनका इन्वेजन होता है किसके अंदर? इस लेयर के अंदर। तो अगर जो ट्रोफोब्लास्ट हैं वो उसका इन्वेजन पूर्ण रूप से हो जाए मसल्स वाली लेयर के अंदर, जो ब्लड वेसल्स की मिडिल लेयर है वो रिप्लेस हो जाए किससे? ट्रोफोब्लास्ट से। तो इसके इन्वेजन है ना, इन्वेजन के 2 वेव होती हैं, फर्स्ट वेव, अरे हाँ है ना, और सेकंड होती है सेकंड वेव। फर्स्ट वेव होती है 10 से 12 वीक के टाइम पर, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और सेकंड वेव होती है बच्चे, सेकंड वेव कब आएगी? दैट इज फॉर द 16 टू 18 वीक ऑफ एज, 16 से 18 वीक के टाइम पे आएगी, ठीक है बच्चे। तो इन दैट कंडीशन के फर्स्ट वेव कब आएगी? 10 से 12 वीक पे, और सेकंड वेव कब आएगी? 16 से 18 वीक पे, अरे हाँ या ना। तो इन दैट कंडीशन क्या होता है कि अगर ये वेव पूरी तरह से सफल हो जाए तो ट्रोफोब्लास्ट मिडिल लेयर में चला जाएगा, और ट्रोफोब्लास्ट मिडिल लेयर में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मसल्स चली जाएंगी, और मसल्स चली गई तो कॉन्ट्रैक्शन यानी स्पास्म नहीं आएगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन और स्पास्म नहीं होगा तो ब्लड वेसल्स नैरो नहीं होगी, और अगर नैरो नहीं होगी तो बीपी नहीं बढ़ेगा, और बीपी नहीं बढ़ा तो ये हाइपरटेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर वो ट्रोफोब्लास्ट का इन्वेजन सक्सेसफुल हो जाता तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाती, और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसको हाइपरटेंशन हो जाएगा माँ को। क्लियर बच्चे? तो मैं ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से ये जो प्लेसेंटा प्रीविया है, सॉरी विच वन, दैट प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है, वो किस प्रकार से होता है, ठीक है बच्चे। अगर आपसे ये कहा जाए कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या है इसको फॉलो करने के लिए, इसके मैनेजमेंट को फॉलो करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन क्या क्या है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन आप सुन लीजिए कि आपको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग तब देना है, उससे पहले नहीं देना। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, एंटी हाइपरटेंसिव तब देना है व्हेन डायस्टोलिक बीपी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, व्हेन डायस्टोलिक बीपी मोर देन 100 mm ऑफ Hg। जब डायस्टोलिक बीपी 100 mm ऑफ Hg से ऊपर हो जाए तब आप क्या देना बच्चे, ये नई गाइडलाइन है, आपको डायस्टोलिक बीपी बढ़ेगा तब आपको क्या देनी है, इसको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देनी है, ठीक है बच्चे। अब कौन सी देनी है? लिबेटोलॉल, जिसको ड्रग ऑफ चॉइस कहते हैं। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में ड्रग ऑफ चॉइस कौन होता है? लिबेटोलॉल होता है, ठीक है बच्चे। और ये नहीं है, लिबेटोलॉल नहीं है, तो आप क्या दे दो? मिथाइल डोपा।
क्लास जल्दी एंड कर देना सर, मैं भीलवाड़ा से हूँ, वहाँ नेट ऑफ होने की वजह से सर आपकी क्लास अटेंड करने के लिए पड़ोसियों के यहाँ आई हूँ पढ़ने के लिए। थैंक्स बच्चे। स्टूडेंट लाइक यू दैट मोटिवेट द टीचर फॉर मोर एंड इट्स वेरी ह्यूज thing for me that the people are reading and listening my things from away from their home and whenever they can possible। तो थोड़ा मुश्किल है पर बेटा कोशिश आपकी यही कि आप पढ़ रहे हो, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको अच्छा डिलीवर करूं। आई विल ट्राई माय बेस्ट। ठीक है बच्चे। तो मिथाइल डोपा या आप क्या दे देना, लिबेटोलोल आप उसको दे देना। ठीक है बच्चे। इसके बाद आपको पर्पज़ क्या है, आप क्या चाहते हो कि डायस्टोलिक बीपी जो है, डायस्टोलिक बीपी मेंटेन रहे। डायस्टोलिक बीपी को मेंटेन रखना है 90 से 100 के बीच में। इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर मुझे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देना पड़ेगा। समझ आ रहा है बच्चे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। पर अगर सीवियर किसी को सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी को सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है तो फिर उसे क्या दिया जाएगा बच्चे, या तो लेबेटोलोल, लिबेटेलोल, या तो लेबेटोलोल देंगे इसको बेटा, या इसे क्या दोगे आप, दैट नेफिडिपिन। कौन सा दोगे, नेफिडिपिन, नेफिडिपाइन। आप अगर सीवियर केस में मिथाइल डोपा नहीं देते, मिथाइल डोपा की मैकेनिज्म स्लो होती है, तो अगर सीवियर केस है या क्राइसिस केस है उस केस में लिबेटोलोल या नेफिडिपिन देते हैं, मिथाइल डोपा यूज नहीं करते। क्लियर बच्चे। अगर किसी को सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है, अगर किसी को सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है तो वो किसी भी टाइम, एनी टाइम किसमें जा सकता है, आंसर है एक्लेम्सिया। तो अगर सीवियर प्रीएक्लेम्सिया है तो वो बच्चा वो माँ किसी भी समय किस में जा सकती है, एक्लेम्सिया के अंदर जा सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिवेंट करने के लिए कि वो एक्लेम्सिया में ना जाए, दैट वी कैन यूज MgSO4। तो हम MgSO4 यूज करते हैं, हाँ या ना, कि हम नहीं चाहते कि सीवियर प्रीएक्लेम्सिया कन्वर्ट हो जाए किसके अंदर, एक्लेम्सिया के अंदर। ये कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन है जो आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चे। एक बात आप ध्यान से सुनना, जब ये कंफर्म हो जाए कि माता जी को प्रीएक्लेम्सिया है, हाँ या ना, MgSO4 का डोज बताऊंगा बेटा, लोडिंग डोज बताऊंगा, मेंटेन डोज बताऊंगा, परेशान मत हो, सब बता दूंगा। समझ आए बच्चे। 4 ग्राम देते हैं IV से और 10 ग्राम देते हैं IM से, 14 ग्राम होता है बेटा डोज। अब याद रहेगा, MgSO4 का डोज 14 ग्राम होता है, इसमें 10 ग्राम जाता है IM से और 4 ग्राम जाता है IV से। आई होप इतना आप समझ गए होंगे। तो ये बहुत है आप लोगों के लिए, इतना ये डोज तो ठीक है बच्चे। अब बताइए कि अगर ये डायग्नोस हो जाए कि माँ को प्रीएक्लेम्सिया ही है, तो फिर आप उसे फॉलो अप केयर के लिए क्या एडवाइस करोगे। तो आप माता जी को एडवाइस क्या करोगे, एडवाइस टू मदर। तो आप इसे एडवाइस कैसे करोगे और क्या क्या एडवाइस करोगे बच्चे, वो देखते हैं। एडवाइस करना माँ को कि आप वीक में कम से कम 2 बार चेक कराने आना ब्लड प्रेशर, हाँ है ना। तो ट्वाइस इन ए वीक फॉर रेगुलर चेकअप। जो भी आपके रेगुलर चेकअप होते हैं इनको पूरा करने के लिए आपको वीक में 2 बार आना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आप क्या क्या मॉनिटर करोगे, आपको मॉनिटर करना है इसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है। ठीक है बच्चे। फीटल की कंडीशन मॉनिटर करनी है कि इसके अंदर जो बच्चा है वो कौन सी कंडीशन में है। समझ आ रहा है बच्चे। और इसकी प्रोटीन चेक करनी है किसके अंदर, यूरिन के अंदर। प्रोटीन चेक करनी है यूरिन के अंदर। अब एक बात सुनो, ऐसा मत कर देना डॉक्टर साहब कि थोड़ी सी प्रोटीन दिख जाए यूरिन में, तुमने कहा कि लो हो गया प्रोटीन यूरिया। थोड़ी बहुत प्रोटीन तो आ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा प्रोटीन आए तो प्रोटीन यूरिया है। आपने कहा तो प्रोटीन यूरिया कब कहेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने तुमसे क्या बोला, थोड़ी बहुत प्रोटीन आ जाए तो उसे मत मान लेना कि ये प्रोटीन यूरिया है। जब मोर देन 300 mg इन 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के यूरिन में जो टोटल यूरिन है, उस 24 घंटे के टोटल यूरिन में 300 mg से ज़्यादा अगर क्या मिले, प्रोटीन,
उसे प्रोटीन यूरिया कहते हैं। ऐसा नहीं है कि 50-100 मिल जाए और आपने क्या कह दिया प्रोटीन यूरिया, गलत बात है। उसे प्रोटीन यूरिया नहीं कहते बच्चे, समझ आ रही मेरी बात। तो इसके लिए आप ये याद रखना जो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा बहुत प्रोटीन ज़्यादा हो उसे कहते हैं। सर मैं तो टॉवर के ऊपर बैठकर अब क्लास देख रहा हूँ। टॉवर आगे से नुकीला होता है, कहाँ बैठा है तू? टावर बहुत बड़ा है, तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, रहने दे, नीचे आ जा। तो इन दैट कंडीशन आपको ये पता होना चाहिए बच्चे कि कितने से ज़्यादा को क्या बोलोगे, प्रोटीन यूरिया। क्लियर? चलो, तो और क्या एडवाइस करना है? एनकरेज फॉर बेड रेस्ट, एनकरेज फॉर बेड रेस्ट। बेड रेस्ट के लिए आप क्या करिए, इसको एनकरेज करिए। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको? एनकरेज। आपने कहा सर एक बात बताइए, इसको हाइपरटेंशन है, मैंने कहा हाइपरटेंशन है, तो नमक का क्या करूं? मैंने कहा देखो ज़िंदगी में नमक होना बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी में नमक नहीं है तो फिर साल्ट के बिना क्या है, सब फीका फीका सा लगता है। तो नमक के बारे में क्या करूं? नमक चलने दूं या नमक में नॉर्मल चलने दूं, या नमक कम कर दूं या नमक बढ़ा दूं? नमक रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? तो तुम बताओ, ये तो कॉमन सेंस की बात है, बताओ फटाफट। अरे बाप रे, मुझे लग रहा है दुनिया के सारे दुखियारी मेरे कमेंट बॉक्स में, कोई खेत पे आ रहा है, कोई पड़ोसियों में जा रहा है, कोई टावर पे चढ़ गया है। ऐसा लग रहा है आदिवासियों को पढ़ा रहा हूँ मैं, स्टूडेंट को पढ़ा ही नहीं रहा हूँ। ऐसा सारे आदिवासी मेरे कमेंट बॉक्स में हैं। तो नमक को कम करूँ या नमक नहीं देना है? नमक का क्या करें, बताओ फटाफट। नॉर्मल रूटीन डाइट देते हैं, याद रखना, नॉर्मल रूटीन